चलिए रिवीजन करते हैं। आज हम फिर से इकोनॉमिक्स हम लोग रिवीजन कर रहे थे। पहले फाइल खोल लेते हैं, मेमोरी कार्ड में चले जाते हैं। उसके बाद नाइट शिफ्ट में जनरल स्टडी इकोनॉमिक्स कर रहे थे और आज हम लोग को करना है चैप्टर नंबर 6 सर के अनुसार। जो चैप्टर नंबर 6 है गरीबी और बेरोजगारी है, उसको रिवीजन करेंगे। तो पहले PDF को खोल लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं फटाक से, ठीक है। अब गरीबी से हम लोग का क्या मतलब है। पहले हम पढ़ चुके हैं कि गरीबी और जब हमको बेसिक नीड की नहीं मिल पाता है, जब बेसिक नीड की ज़रूरतें जब नहीं मिल पाता तो हम लोग गरीबी के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि हम लोग पहले वाले सेशन में पढ़ चुके हैं, गरीबी का डिफिनीशन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे गरीबी के मापता कौन है। तो गरीबी के नापने के लिए NSSO है, ठीक है ना, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन होता है जो हर एक 5 साल के अंतराल पर परिवार की उपभोग व्यय के आधार पर, माने कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर के आधार पर ये लोग नापता है। NSSO, ठीक है, NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। पहले क्या था, NSSO था, एगो CSO था, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। ये दोनों को मिलाकर अब NSO बना दिया गया, नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सैंपल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नोट में सर लिखवाए हैं कि गरीबी हटाओ का नारा 1971 में इंदिरा गांधी ने दिया था। 1971 में इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उस समय गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 5वीं कैसे हो गया, जैसे कि पहला 1900 कब आया था, 1951 से ना, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 51 से 56 पहला हो गया, 56, 57, 58, 59, 60, 61 तक दूसरा हो गया, फिर 62, 63, 64, 65, 66 तीसरा हो गया, 66, 66 के बाद 3 साल का क्या हो गया था गैप, तो 66, 67, 68, 69 तो अब योजना अवकाश रहा। 79, 80, 81, 82, मैंने कि उसके बाद 66, 67, 68, 69, फिर 70, 71, 72, 73, 74 तक रहा चौथा। उसके बाद 74 से लेकर 78 तक 5वां। समझ में आ गया बात ना। तो 5वां पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 का उद्देश्य लक्ष्य था कि गरीबी को हटाना, ठीक है ना। जो 5वां पंचवर्षीय योजना, जिस समय की इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उस समय लक्ष्य था पंचवर्षीय योजना का कि गरीबी हटाओ, ठीक है ना। 74 से 78 के बीच में गरीबी का दुष्कर्म क्या होता है, गरीबी का दुष्कर्म, ठीक है ना, रैगनर नरकसे, ठीक है, रैगनर नरकसे ने दिया था गरीबी का दुष्कर्म। इसमें कहा गया था कि गरीबी का दुष्कर्म ये है कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है, अगर तुम गरीब हो तो गरीब हो, इसका रीज़न कि अगर आप गरीब हैं तो आप खाना पीना नहीं खाएंगे, तो आप अच्छे से पोषण नहीं लेंगे, आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आपके पैसा नहीं रहेगा तो और वो लूटेगा, तो आप और गरीब होते चलेंगे। अगर आप गरीब हैं तो और गरीब होने का रीज़न ही गरीब है, ठीक है ना। वही कौन दिए थे, रैगनर नरकसे साहब दिए थे, ठीक है ना, जिसको गरीबी का दुष्चक्र बोला जाता है, ठीक है ना। आगे इस स्लाइड में सर बताना चाह रहे हैं क्या, वही चीज़ को सब समझाना चाह रहे हैं कि गरीबी का दुष्चक्र को, जैसे कि आप अगर गरीब व्यक्ति है, उसका बच्चा को शिक्षा नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, हेल्थ नहीं मिलेगा, तो विकास नहीं होगा। अगर विकास नहीं होगा तो रोजगार नहीं मिलेगा, तो आय का स्तर नीचा होगा, तो आय का स्तर नीचा होगा तो और गरीब हो जाएगा, ठीक है ना। तो चौथा पॉइंट सर लिखवाए हैं कि विश्व बैंक के अनुसार अगर कोई व्यक्ति का प्रतिदिन का आय 1.92 $1.9 से, माने $2 से कम है तो वो गरीबी में शामिल है, ठीक है। विश्व बैंक के अनुसार अगर किसी आदमी का $1.9 माने लगभग $2 के से कम है प्रतिदिन का आय, तो वो गरीबी में शामिल होता है, ठीक है ना। उसके बाद SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1, ठीक है,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 जो है ना, नो पॉवर्टी, माने गरीबी का उन्मूलन करना ही इसका लक्ष्य है, जो कि SDG कब से कब तक का प्रोग्राम है, 2015 से लेकर 2030 का प्रोग्राम है, जिसमें 17 गोल है। और बात करते हैं कि NSSO माने नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1999 से 2000 के 20 में से गरीबी मापने के लिए MRP विधि का उपयोग करती है। माने जो NSSO, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 1999 से 2000 से 2000 से गरीबी मापने के लिए MRP में मिक्स रेफरेंस पीरियड, ठीक है ना, मिक्स रेफरेंस पीरियड, MRP का क्या मतलब होता है, मिक्स रेफरेंस पीरियड का विधि का प्रयोग करती है गरीबी मापने के लिए। तो देखिए, गरीबी नापने का एक दो तरीका होता है, एक होता है URP, एक होता है MRP। URP का मतलब होता है यूनिफॉर्म रेफरेंस पॉइंट, जो कि 30 दिन का उपभोग लेते हैं। इसमें 30 दिन के अंदर में जो भी आप उपभोग किए हैं उसका गणना किया जाता है और उसे गरीबी का पता लगाते हैं। वो होता है यूनिफॉर्म रेफरेंस पॉइंट पीरियड, सॉरी, ठीक है। उसका एक होता है MRP, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, जिसमें 30 दिन का उपभोग और व्यय प्लस 5 वस्तु जो रिपीट होती रहती है डेली यूज में, उसको भी गिनते हैं, ठीक है ना। माने कि इसमें क्या होता है, मिक्स रेफरेंस पॉइंट में 30 दिन का तो उपयोग क्या बोलते हैं, उपभोग और व्यय, जैसे कि URP में लेते ही थे उसको लेते हैं, प्लस 5 वस्तु वो लेते हैं जो कि रिपीट होते रहती है डेली यूज में, जैसे कि पनीर है, वो सब को लेते हैं, ठीक है। और 30 दिन के उपयोग व्यय में जो डेली का चीज़, जैसे आटा, सब्जी, दूध, दाल, नमक, ये सब आ जाता है, ठीक है। और 5 वस्तु जो रिपीट होती है कुछ दिन पर, लेकिन डेली नहीं है, जैसे कि पनीर हफ्ता में 1 दिन लोग खा ही लेता है, वो सब चीज़ें इसमें जोड़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और गरीबी को नापने के लिए दो, एक लॉरेंस वक्र होता है और गिनी गुणांक होता है, ठीक है ना। लॉरेंस वक्र और गिनी गुणांक से हम लोग गरीबी को नापते हैं, ठीक है ना। तो लॉरेंस वक्र 1905 में मैक्स लॉरेंस नामक वैज्ञानिक ने दिया, ठीक है ना। 1905 में जब देश बंगाल विभाजन हो रहा था, उस समय वर्ल्ड में मैक्स लॉरेंज ने क्या कहते हैं कि गरीबी नापने के लिए एक क्या स्केल दिया, एक तरह से मानिए, ठीक है ना, जिसको 1905 में मैक्स लॉरेंस ने, उसका उद्देश्य था कि आय की असमानता को नापना, ठीक है ना। और उसी के आधार पर उसके में इम्प्रूवमेंट करके एक गिनी गुणांक आया, ठीक है। तो पूछ देगा कि लॉरेंस और गिनी गुणांक का संबंध किससे है, तो गरीबी का आय की असमानता को नापने के लिए जो क्या कहते हैं स्केल होता है वही है, ठीक है। इसमें क्या समझना है हम लोगों की, जैसे कि Y एक्सिस पर अगर आय है, इनकम है, और X एक्सिस पर अगर जनसंख्या है, तो क्या कहा जाता है इसमें जो एक आप देख रहे हैं कि एक 45 डिग्री पर एक आदर्श लॉरेंज रेखा है, वो उसमें गरीबी का असमानता बिल्कुल क्या होता है कि गरीबी नहीं है, मतलब एक समान है, ठीक है ना। आय की समानता है, जो आदर्श लॉरेंज वक्र है वो, और जैसे जैसे आदर्श लॉरेंज वक्र से दूर जाते जाएगा हमारा कर्व, उतना ही असमानता हम लोग का बढ़ते चला जाएगा। तो वही चीज़ है कि आय की असमानता के लिए वास्तविक लॉरेंज वक्र और रियल माने कि आइडियल लॉरेंज वक्र में जो अंतर होता है वही आय की असमानता को दर्शाता है। बात समझ में आ गया। आगे बात करते हैं। देखिए, अगर इसमें क्या इस ग्राफ में देखिए जैसे जैसे धीरे धीरे हमारा आदर्श रेखा है, उससे हमारा जो वास्तविक लॉरेंज वक्र है वो दूर जाता जा रहा है, इसका असमानता बढ़ते चला जा रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं। इसमें नोट में सर क्या लिखवाएं कि यदि वक्र एक्स अक्ष के समान के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है तो इस रेखा को आदर्श रेखा कहते हैं। हम पहले ही बोल चुके हैं कि अगर एक्स एक्सिस से अगर 45 डिग्री के कोण पर अगर जो रेखा खींचा जाता है उसको आदर्श लॉरेंज वक्र कहते हैं। और इस रेखा पर पूर्णतः आय की समानता होता है, माने कि सबका आय समान होता है। लेकिन जैसे जैसे वास्तविक लॉरेंज वक्र में आय की असमानता को प्रदर्शित किया जाता है, माने कि जो वास्तविक लॉरेंज वक्र होता है उसमें आय की असमानता को प्रदर्शित किया जाता है। मतलब कि जैसे जैसे हम आदर्श लॉरेंज वक्र से दूर जाते जाएंगे उतना ही क्या होगा कि उतना ही असमानता आय की बढ़ती जाएगी। आदर्श लॉरेंज वक्र से वास्तविक लॉरेंज वक्र की दूरी बढ़ने पर आय की असमानता बढ़ती है। सही बात है कि जितना दूर जाएंगे उतना क्या होता है कि आय की असमानता बढ़ती जाएगी। वही बात सर लिखें। चौथा पॉइंट में सर ये लिखवाएं कि यदि वास्तविक लॉरेंज वक्र एक्स अक्ष के समांतर हो जाए, यदि वास्तविक लॉरेंज वक्र एक्स अक्ष के समांतर माने एक्स पर एकदम सो जाए पूरा, माने कि भाई मैक्सिमम है, माने असमानता सर्वाधिक हो जाएगी, क्योंकि उसमें लिखवाएं सर कि वो 59वां जो व्यक्ति है ना, 59वां व्यक्ति की आय शून्य है,
लेकिन 60वें व्यक्ति के चुनने से आय 60 हो जाती है, माने कि एक ही सारा का सारा पैसा क्या है एक ही आदमी के पास है, अर्थात संपूर्ण धन केवल एक व्यक्ति के पास है। माने एक चीज़ के अगर समांतर हो जाएगा वास्तविक लॉरेंज बॉक्स, इसका मतलब है क्या कि 59 लोगों के पास, माने कि जो वक्र में क्या दिखाया था 60 लोगों का दिखाया गया था ना, तो 59 लोगों के पास 1 रुपया भी नहीं है और 60वां व्यक्ति के पास सारा का सारा पैसा है। बस यही दिखाया गया था। और आदर्श लॉरेंज वक्र का कोण एक्स अक्ष से 45 डिग्री होता है। लेकिन आदर्श लॉरेंज वक्र का कोण एक्स एक्सिस से कितना होता है 45 डिग्री होता है, ये बात सब जानता है। गिनी गुणांक कौन है 1912 में 1905 में तो लॉरेंज वक्र आया था, ठीक है। जब क्या बोलते हैं कि बंगाल विभाजन वाला डेट था ना 1905 को, उस समय लॉरेंज वक्र आया था। और 1912 में माने कि अपना दिल्ली से दिल्ली कैपिटल जो है ना कलकत्ता से दिल्ली जब स्थानांतरित हो गया था 1911 से 12 में, तो उस समय क्या आया था गिनी गुणांक आया था। बात समझ में आ गया, याद करने के लिए ट्रिक है। तो ये गिनी गुणांक, गिनी कहाँ के थे, इटली के साइंटिस्ट थे, इटली के इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है ना। इसमें क्या बताया, उस क्षेत्रफल का बात बताया कि जैसे कि एक आदर्श लॉरेंज रेखा है ना, जो कि समानता रेखा तो को दिखाते हैं, ठीक, जो कि 45 डिग्री पर होता है वो, और वक्र के बीच के जो दूरी होता है तो टोटल दूरी, उसमें से जो क्या बोलते हैं कि लॉरेंज वक्र के साथ क्षेत्रफल को अगर डिवाइड कर देंगे तो वही निकल जाएगा। तो लॉरेंज वक्र प्लस आदर्श रेखा का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो गिनी गुणांक 0 से 1 के बीच में होता है। बी का मतलब हुआ क्या, बी का मतलब क्या हुआ भाई, चलिए तो हम लोग कहाँ पर थे, तो ठीक है। तो लॉरेंस इसमें गिनी गुणांक में हम लोग पढ़ रहे थे कि 1912 में जब कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित ट्रांसफ़र हुआ, उस समय 1912 में गिनी साहब ने गिनी गुणांक दिया, जो कि इटली के थे। कहाँ के थे, इटली के, जहाँ की सोनिया गांधी है वहाँ की, ठीक है ना। और गिनी गुणांक में 0 से लेकर 1 तक का स्केल होता है, 0 से 1 स्केल। तो बी अपन ए होता है। बी क्या है भाई, बी क्या है सो बताइए। बी होता है लॉरेंज वक्र के साथ क्षेत्रफल, लॉरेंज वक्र के साथ क्षेत्रफल होता है बी अपन ए। ए क्या होता है, ए होता है आदर्श रेखा के साथ लॉरेंज वक्र का, आदर्श रेखा के साथ लॉरेंज वक्र का क्षेत्रफल, तो वही होता है, ठीक है। तो आदर्श रेखा के साथ लॉरेंज वक्र का क्षेत्रफल अपन आदर्श रेखा का कुल क्षेत्रफल, ठीक है ना। बी अपन ए होता है, बी अपन ए, इसका मतलब होता है कि आदर्श रेखा के साथ लॉरेंज वक्र का क्षेत्रफल, आदर्श रेखा के साथ लॉरेंज वक्र का क्षेत्रफल अपन आदर्श रेखा का कुल क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल कितना है वो से डिवाइड कर देते हैं तो वही निकल जाता है। गिनी गुणांक समझ में बात आ गया। और जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है क्वेश्चन 1 2 करके कि वाई में आय, ठीक है, आय और व्यय है, तो क्या कहते हैं कि वाई एक्सिस पे यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में वाई एक्सिस पे हम लोग आय को लेते हैं और एक्स एक्सिस में क्या जनसंख्या को लेते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि अगर 45 डिग्री पे क्या होता है आदर्श रेखा, लॉरेंज रेखा होता है, और पूरे टोटल जितना पॉपुलेशन है वहाँ से सीधे लाइन, तो टोटल क्षेत्रफल अपन लॉरेंज रेखा से वास्तविक रेखा के बीच में का क्षेत्रफल को डिवाइड कर देते हैं। अगर वो 0 आता है, गिनी गुणांक अगर 0 आता है तो असमानता क्या है, असमानता 0 है, ठीक है। और क्या कहते हैं कि अगर 1 आता है तो आय की असमानता 1 होता है, मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। तो 0 के 1 के बीच में वेरी करता है। अगर 0 है माने कि बी अपन ए का वैल्यू अगर 0 है तो असमानता आय का असमानता 0 है, और 1 है तो मैक्सिमम है, ठीक है ना। अब बात करते हैं बेरोजगारी का। बेरोजगारी क्या होता है, बेरोजगारी के लिए से होता है बेरोजगारी, जैसे कि आप मान के चलिए कि ये मैं सर बताएं रसगुल्ली वाला कुछ कंसेप्ट है, ठीक है। मान लीजिए कि मान लीजिए कि टोटल पॉपुलेशन, कुल जो बड़ा वाला क्या बोलते हैं कि सर्कल है, रेड सर्कल, वो कुल जनसंख्या को बताता है, ठीक है। और जो उसके बाद जो थोड़ा सा डार्क रेड है वो कार्यशील वर्किंग पॉपुलेशन है। कितना है, वर्किंग पॉपुलेशन, माने कि कार्य करने की क्षमता है लेकिन सब इसमें काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो कार्यशील जनसंख्या कौन होता है, 15 साल से लेकर माने 14 साल से नीचे वाला तो हो जाएगा बाल श्रम में, तो 15 से लेकर 64 साल का उम्र को कार्यशील जनता है, ठीक है ना। कार्य करने की क्षमता होता है इसमें, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है लेबर फोर्स, श्रम बल, ठीक है ना। उसके बाद होता है श्रम बल, ठीक है ना। श्रम बल होता है जो कि काम
करने का इच्छा रख रहा है, ठीक है ना, तो वो हो गया श्रम बल। और उसमें से श्रम बल में से भी कुछ को रोज़गार करना चाह रहे हैं लेकिन रोज़गार नहीं मिल रहा है, वो होता है लेबर फोर्स, ठीक है। और क्या होता है उसमें कुछ जैसे बड़ा वाला में क्या होता है, बच्चे बूढ़े सब आते हैं, तो वो लोग तो काम करने लायक नहीं होते हैं, तो कार्य करना नहीं चाहता है। कुछ लोग होता है कि कार्यशील जनसंख्या का वह भाग जो कि कार्य करने का क्षमता रखता है लेकिन वो करना नहीं चाहता है, उसको ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। जैसे गवर्नमेंट जॉब लेना चाह रहे हैं, जैसे हम लोग हुए, सरकारी जॉब चाहिए लेकिन सरकारी जॉब नहीं मिल रहा है तो हम लोग बेरोजगार हैं अभी। तो क्या हम लोगों को मनरेगा में जॉब नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिल जाएगा, लेकिन मन चाह नौकरी नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग नहीं करना चाहते हैं। तो यही हो गया ऐच्छिक बेरोजगारी। तो अभी फिर से एक बार समझते हैं कि कुल जनसंख्या होता है जो बड़ा सर्कल से कुल जनसंख्या में जो बच्चे बूढ़े नवजात सब आते हैं, ठीक है ना। उसमें से कुछ भाग होता है कार्यशील जनसंख्या का। कार्यशील जनसंख्या वो होता है जो 15 से 64 साल के बीच का होता है, जो उसमें कार्य कर सकता है, ठीक है ना। सरकार लीगल है, 15 साल से 64 साल तक कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आता है लेबर फोर्स वो फोर्स होता है जो क्या होते हैं कि जब कार्यशील जनसंख्या में से ऐच्छिक बेरोजगारी को हटा देते हैं तो लेबर फोर्स बता है कि जो जिसमें काम करना चाह रहा है, ठीक है ना, लेकिन काम नहीं मिल रहा है। अगर काम करना चाह रहा है लेकिन काम नहीं मिलेगा तो वो बेरोजगारी कहलाता है। बात समझ में? तो वर्किंग पॉपुलेशन क्या होता है? 15 से 64 वर्ष की उम्र के वाले व्यक्ति जो कार्य करने की क्षमता रखता है उसे वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं। कुल जनसंख्या में से बच्चे और बूढ़ों को माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे तो वर्किंग पॉपुलेशन कहलाएगा, ठीक है ना। लेबर फोर्स क्या होता है? कार्यशील जनसंख्या में से ऐच्छिक बेरोजगारी को घटा देंगे, कार्य करने की इच्छा ही नहीं है तो लेबर फोर्स कहलाएगा। बेरोजगार वो होता है जो श्रम बल का वह भाग जिसके पास कोई रोजगार नहीं है लेकिन वह कार्य करने की इच्छा रखता है, वो बेरोजगार है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ बेरोजगारी देखिए क्या होता है। जैसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, घर्षण बेरोजगारी, जब एक जॉब को छोड़कर दूसरे जॉब को मिलने से पहले की बेरोजगारी को घर्षण बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है ना। जैसे गूगल था, ठीक है ना, गूगल की कंपनी को छोड़कर, ठीक है ना, और चला गया एप्पल में, ठीक है। तो उस बीच में जो समय लगा गूगल से एप्पल के बीच में, तो उसमें बीच में जो क्या बोलते हैं कि बेरोजगार रहा लोग, उसको घर्षण बेरोजगारी बोलते हैं। फिर शिक्षित बेरोजगारी होता है, जैसे कि योग्यता अनुसार कार्य नहीं मिलता है तो शिक्षित बेरोजगारी होगा। फिर चक्रीय बेरोजगारी, बाजार में तेजी और मंदी के चक्रीय प्रवाह के कारण उत्पन्न बेरोजगारी बने। चक्रीय बेरोजगारी वो बेरोजगारी होता है जिसमें जब बाजार में तेजी आ गया, मंदी आ गया तो उससे पर व्यापार क्या होता है कि बेरोजगारी जो उत्पन्न होता है उसको चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। मौसमी बेरोजगारी वो ऐसा बेरोजगारी होता है जो मौसम के अनुसार बेरोजगारी हो जाता है। जैसे गन्ने का जूस वाला, मूंगफली, पटाखे वाला क्या होता है, हाँ पटाखे वाला क्या बोलते हैं कि ये सब क्या बोलते हैं कि पटाखे वाला ये सब मौसम। अगर दीपावली है तो पटाखे बिक रहा है, उसी तरीके से गर्मी है तो जूस बिकेगा, नहीं तो नहीं बिकेगा, तो वो मौसमी बेरोजगारी कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं छिपी बेरोजगारी जो कि मैक्सिमम एग्रीकल्चर में पाया जाता है, खेती में। जैसे कि एक लोग के कमाने से अगर 20,000 रुपये कमाई हो रहा है, अगर 4 लोग और घर का मेंबर जुड़ रहा है तो ये 20,000 रुपये ही कमाई होता है। इसका मतलब है कि जो 4 लोग जुटा उसका मार्जिनल सीमांत उत्पादकता 0 है, वैसी बेरोजगारी को मार्जिनल बेरोजगारी कहते हैं। और एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा होता है जब कुछ अतिरिक्त व्यक्ति के जुड़ने पर आय पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है तो अतिरिक्त व्यक्तियों की सीमांत उत्पादकता मार्जिनल प्रोडक्टिविटी शून्य होता है और हम इसे छिपी या प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं। इसको देने वाले कौन थे? रॉबिन्सन। कौन देने वाले थे? रॉबिन्सन 1936 में, रॉबिन्सन 1936 में दिए थे, 1936 में रॉबिन्सन दिए थे, ठीक है। उसके बाद आता है संरचनात्मक बेरोजगारी। कौन? संरचनात्मक बेरोजगारी, 1 मिनट तक, ठीक है। और देखते हैं कि संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होता है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? विकासशील देश में होता है, जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र में क्या होता है कि स्किल लेबर की कमी होता है और वोकेशनल एजुकेशन माने कि व्यावसायिक ज्ञान नॉलेज नहीं होता है, जिस कारण से संरचनात्मक बेरोजगारी विकासशील देशों में होता है, ठीक है ना। और अगला है उसके बाद हम लोग का ये रिजर्वेशन ख़त्म हो गया। मिलते हैं फिर किसी और रिजर्वेशन में, तब तक के लिए बाय।